एक बारी फिर से जोरदार तालियां हो जाए फॉर मिस्टर भीष्म चौहान जी, आवर कंपनीज फाउंडर लीडर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ कंपनी की तरफ से और सभी फाइटर्स की तरफ से। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पहले दिन से जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के कड़ी शिद्दत भरी मेहनत के लिए। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र के सभी जितने भी फाइटर्स और नए लोग आज हमारे AWPL के विजय रथ में जो शामिल हुए हैं, उन सब का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मेरा नाम भीष्म चौहान है और डायरेक्ट सेलिंग से, इस बिजनेस से बहुत दूर का मेरा नाता था। पहली बार जब मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान आया तो 2008 में आया। 2008 में नवंबर के महीने में मेरी मुलाकात जो हुई, सबसे पहले महागुरु जी संजू सर से मुलाकात हुई। मैं MBA स्टूडेंट था, साथ में एक नौकरी कर रहा था। तो जब मैं संजू सर से मिला तो उस टाइम पर संजू सर ने मुझे प्लान दिखाया डायरेक्ट सेलिंग का। उस टाइम पर ना मैंने कंपनी देखी, ना प्लेटफॉर्म देखा, मैंने सिर्फ संजय सर को देखा, संजय सर की सोच को देखा, संजय सर की बातों को सुना। उन्होंने मुझे विजन दिया कि भीष्म, तू 15-20 हजार कमाने लायक नहीं है, तू यहां से लाखों कमा सकता है, करोड़ों तक जा सकता है। तो मेरे दोस्त, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया तू ये कर सकता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, सबसे ज्यादा मुझे मजा तब आया कि जब सर ने बताया कि तू करोड़ों तक जा सकता है, लाखों कमा सकता है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये बात मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझसे नहीं बोली, मेरे दोस्त ने मुझसे किसी ने नहीं बोली, यहां तक कि मेरे घर वालों ने भी नहीं बोली। और मुझे लगा कि जब यार एक अनजान आदमी तुझे ये बातें बोल रहा है, इतना बड़ा विजन दे रहा है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे दोस्त, दुनिया को सब कुछ मिलता होगा लेकिन विजन हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन जब महागुरु जी संजय सर ने मुझे विजन दिया था, उसी दिन मैं धन्य हो गया था। और उसके बाद जब मैं अपने घर आया, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं अब बिजनेस करूंगा, महीने के लाखों कमाऊंगा, सप्ते के लाखों कमाऊंगा। तो मेरे दोस्त, मेरे पिताजी किसान थे, तो जब उन्होंने बोला कि नौकरी नहीं करेगा, मैंने कि नहीं, अब मैं फुल टाइम बिजनेस करूंगा। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने हाथ में अपनी चप्पल ले ली पैर की मुझे मारने के लिए। मेरी मॉम आई, मुझे बचा के ले गई घर में अंदर और मेरे को बोलने लगी, तू अपने पापा का क्यों दिमाग खराब करता रहता है? बड़ी मुश्किल से तो तुझे पढ़ाया है, दुनिया भर का उन्होंने कर्जा कर लिया और तू अब ये बिजनेस की बातें करता है। ऐसे बिजनेस मत किया कर बेटा, ये बिजनेस बेकार होते हैं। अरे बेटा, तुझे नौकरी मिल गई और बढ़िया कोई नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद हम तेरे हाथ पीले कर देंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाएंगे। बेटा फिर तू कुछ भी करना, बस बेटा अपने माँ बाप को अब ज्यादा मत रुलाना। अब जब कोई माँ अपने बेटे के सामने रोए तो बेटे को भी आंसू आ जाते, तो मेरे को भी आंसू आ गए। माँ के आंसू पहुंचते पहुंचते कह रहा हूं कि माँ अब तू रो मत, अब मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा। और अपने कमरे में चला गया। रात भर नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आ रही थी? क्योंकि संजीव सर ने सपने दिखाए, संजीव सर ने विजन दिया और इधर माँ बाप मना कर रहे हैं काम करने के लिए, माँ बाप कह रहे हैं नौकरी कर। और ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, इसमें हमारे समाज की गलती है, जो समाज हमें बचपन से ही सिखाता आ रहा है कि बेटा पढ़ लिख जा, तुझे नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तेरी शादी अच्छी हो जाएगी। उस वजह से आज हमारा समाज सिर्फ पढ़ाई करता है नौकरी के लिए। दूसरे देशों से सीखो, जो भारत देश से 30 कंट्री जो आगे चल रही हैं, वहां के बच्चों से सीखो। वहां के बच्चे जब उन्हें माँ बाप से पैसे मांगते हैं तो माँ बाप पैसे नहीं देते, बोलते हैं कि बेटा पैसा कमाना पड़ता है और तुझे पैसा कमाना नहीं आता है तो जाकर सीख। मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं, बच्चों को सिखाने के लिए मार्केट में भेज देते हैं, कोई टी शर्ट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। जब किसी को बेचना नहीं आता है तो उसके माँ बाप कहते हैं बेटा नहीं आता तो बेचना सीख। और मेरे दोस्त, दूसरी कंट्रियों के बच्चे प्रोडक्ट बेच बेच कर अपनी सेल्स स्किल्स बढ़ाते हैं, क्रिएटिव माइंड बनाते हैं। इस वजह से वो देश हमसे आगे चल रहे हैं।
और आज हिंदुस्तान में अगर हमें कोई विजन दिया है सेल्स करने का, अपना खुद का बिजनेस बनाने का, खुद का प्लेटफॉर्म पर काम करने का, मेरे दोस्त, तो वो एक इंसान ने दिया है, महागुरु जी संजीव सर ने। लेकिन मां बाप नहीं करने दे रहे थे और कहते हैं कि जब लाखों विचार नेगेटिव आते हैं तो एक विचार जरूर पॉजिटिव आता है। जब विचार मेरे अंदर आ रहा था, इधर माँ बाप मना कर रहे हैं, इधर संजय सर की बातें, विजन, सोच मुझे अंदर से आवाज दे रहा है कि यार एक बार करके तो देख। और मेरे दोस्त, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने काम करना शुरू किया तो सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया, लेकिन आप भी जानते हो, आपने भी बताया होगा, दोस्त मानते नहीं। रिश्तेदारों को बताया, पहले एक दोस्त को बताया, फिर 2 दोस्तों को बताया, 2-4 रिश्तेदारों को बताया, 10-12 लोगों को बताया, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं मानी। और मुझे भी लगने लग गया कहीं यार मैं फंस तो नहीं गया हूं। मैंने संजय सर को फोन किया कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है मैं फंस गया हूं। बोला क्या हुआ? कि मैंने 10-12 लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया है लेकिन कोई मान नहीं रहा। बोला तूने कितने लोगों को दिखाया, सही सही बता। मैंने कि सर मैंने कम से कम 10 लोगों को बताया। क्या कह रहे हैं? बोला सर मना कर रहे हैं। तो सर ने एक ही बात में, एक ही झटके में बहुत ही जल्दी एडवांस से जवाब दे दिया। ये बता इस भारत देश की जनसंख्या कितनी है? मैंने कि सर 120 करोड़। बोला 10 घटा दे, कितने बचे? मैंने कहा सर इतने ही बचे, और इतने घटाऊंगा तो इतने और पैदा हो जाएंगे। समझ में आ गया, 1 सेकंड में ही समझ में आ गया। और फिर मैं समझ गया भाई 10-5 लोगों से तुम्हारी जिंदगी शुरू नहीं होती। ये दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया को जरूरत है काम की। मार्केट में बाहर निकल कर देखो, लोग बेरोजगार हैं, लोग विजनरी हैं, लोगों के सपने हैं। जैसे आप करना चाहते हो ऐसे ये पूरी दुनिया भी करना चाहती है। प्लान लेकर जाकर देखो एक बार। मैं गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। पठानकोट की धरती पंजाब से मैंने काम शुरू किया और काम चलने भी लग गया। लेकिन बीच बीच में नेगेटिव हो जाता था। दूसरी बार नेगेटिव कब हुआ? बुधवार को क्लोजिंग का दिन होता है, मैं पैसे जमा करने बैंक में जाता था सूट वूट पहन के। तो हर बार जा रहा हूं। तो एक दिन एक पीएन बैंक का आता है, मेरे को कहता है सर मैनेजर साहब बुला रहे हैं आपको। मैं चला गया, मैंने नमस्ते की। बोला बैठो। बोला सूट बूट अच्छा पहन रखा है, क्या काम करते हो, कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा सर MBA हो। बोला आप किस कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा कराने आते हो हर बार? मैंने कहा सर हमारी बहुत जबरदस्त कंपनी है। बोला क्या काम है? मैंने कहा बहुत जबरदस्त है। बोला क्या प्लान है? मैंने कहा बहुत जबरदस्त प्लान है। बोला दिखाओ तो सही कुछ। मैं कहा लाओ सर पेपर। 2 मिनट में मैंने प्लान समझा दिया और फिर बोला ये कोई काम है करने का? अब हमारे समाज में क्या होता है, बैंक मैनेजर, डॉक्टर, टीचर, वकील, इन सबको पढ़ा लिखा माना जाता है और सब इनकी बातें मानते हैं। और मैं भी मानता था और आज भी मानता हूं। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा सर बहुत बढ़िया कंपनी है। बोला भाई मैं बैंक मैनेजर हूं, बैंक चला रहा हूं मैं, बैंक RBI के अंदर काम करते हैं हम। और सुन, ये बैंक की मैनेजर की नौकरी ऐसे ही नहीं मिली, बहुत पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके मैनेजर की नौकरी मिली है। हमें पता है कौन सी कंपनी बढ़िया, कौन सी कंपनी बढ़िया नहीं है। ये कंपनियां आती जाती रहती हैं। और आप पढ़े लिखे हो, आप कोई और काम करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको, तो सरकारी भी मिल जाएगी आपको। तो कहां इन बेकार के कामों में पड़ रहे हो? मेरे दोस्त, उस पढ़े लिखे आदमी ने मुझे एक बार के लिए ऐसा कर दिया, अब मैं बाहर आया कैबिन से, मुझे रियल में ही अपनी जिंदगी ठगी सी लगने लग गई। सच बता रहा हूं, BP लो सा होने लग गया, पैर कांपने लग गए। मैंने सर को फोन किया। अच्छा हिम्मत नहीं पड़ रही थी करने की कि सर को कहूंगा तो सर कहेंगे यार तू बार बार नेगेटिव हो जाता है। पर मैंने हिम्मत करके कही। मैंने कहा सर नमस्कार। बोला नमस्कार। मैंने कहा सर बैंक में आया हूं। सर ने बोला शाबाश टाइगर, कितने पैसे लगाया, कितनी ID जमा करने आया? मैंने कहा सर 20। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहना। सर फोन काटने लग गए। मैंने कहा सर सुन तो लो। बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं बैंक में आया हूं, बैंक का मैनेजर बुला के मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है, बताओ सर क्या से क्या करूं? सर ने बोला एक बात बता, बैंक मैनेजर कितना कमाता है? मैंने कहा सर 40-50 जो है तनख्वाह बता रहा है अपनी। बोला मैं कितना कमाता हूं? मैंने कहा सर आप तो 6 लाख रुपए महीने कमाते हो। बोला तो बाहर जा 10-5 लोगों से पूछ और उनसे पूछना कि मैं काम की शुरुआत कर रहा हूं
और उस काम का जो ज्ञाता है, जो उस काम को कई सालों से कर रहा है, एक्सपीरियंस है, वो महीने के 6 लाख कमा रहा है। और एक ऐसा आदमी है जो काम को जानता ही नहीं है, वो अपने धंधे में काम कर रहा है, 30-40 हजार कमा रहा है। बता किसकी बात माननी चाहिए? भाई साहब समझ में आ गया? एडवांस जवाब, और ऐसा जवाब मिल गया क्योंकि सर को मैंने कई बार देखा है, जब भी इनसे कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम इनके सामने लेके जाओ तो एडवांस जवाब दे देते हैं। हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। 10 साल पहले का प्लान 10 साल बाद का जो प्लानिंग होती है उसको 10 साल पहले ही बना लेते हैं। मैंने समझ में आ गया, दोबारा हिम्मत नहीं की। फिर मुझे ग्लानि महसूस हो रही, अब सर को कैसे बताऊं कि मेरी गलती नहीं थी। मैंने सर को बताया, सर मैं तो रियली बता रहा हूं, मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूं, ये बैंक मैनेजर मुझे जानबूझ के बुला रहा, मेरा तो इससे कोई लेन देन भी नहीं था, मैं तो लाइन में खड़ा था पैसे जमा करने के लिए, इसने जानबूझ के बुलाया। अब सर बताओ, मतलब दुनिया क्या कर रही है, खामा खा की रोक रही है, टोक रही है, मेरा कोई काम मतलब नहीं। सर आप बताओ इसे कैसे चलेगा? तो सर ने बोला, बेटा इस दुनिया का काम है रोकने का, टोकने का, तेरा काम है चलते रहने का। कोई आए तो बहस, नहीं तो नेक्स्ट, कोई आए तो बहस, नहीं तो नेक्स्ट, कोई आए तो नेक्स्ट। और तब से भाई साहब एक छोटा सा वजरत मेरे पास भी है। फिर दबा के काम किया, जबरदस्त काम किया। फिर 2014 में सर ने एक नया अवतार लिया, बोला भीषम अब जो काम कर रहा था वो बंद कर दे, अब बहुत बड़ा काम करेंगे। मैंने कहा सर इससे भी कोई बड़ा काम है क्या? अब कौन सा काम आ गया सर? बोला अब आयुर्वेद में काम करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान के हर डायरेक्ट सेलर का भविष्य बनाएंगे। मैंने कहा सर ठीक है, तैयार है। मैंने कहा सर प्रोडक्ट? बोला आयुर्वेद। अब मेरे अंदर से विश्वास नहीं था आयुर्वेद पर, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो मैं कह रहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर कह रहे हैं कि आयुर्वेद से काम होगा। मैंने कहा यार आयुर्वेद में इतनी ताकत कहां है? अगर आयुर्वेद इतना बढ़िया होता तो एलोपैथिक वाले डॉक्टर ये सब बेकार है। यार एक दिन हिम्मत करके पूछ भी लिया मैंने। सर ने बोला भैया वो प्रोसेस अलग है, वो डॉक्टर भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और आयुर्वेद भी हमारी शक्ति है, हमारी भारत माता की शक्ति है, वो भी हमें काम करना है, ये सबसे बड़ा काम है। और सर को मेरे घर की पूरी नॉलेज थी। मेरी मम्मी को बीमारी थी बहुत बड़ी, अस्थमा की, और इतनी बड़ी बीमारी थी, एरिया की सबसे बड़ी अस्थमा दमा की मरीज थी। भाई साहब हाथों में सूजन, पैरों पे सूजन, और चला नहीं जाता था, सिंडिया चढ़ा नहीं जाता था। और जब सर्दी आती थी ना भाई साहब, हॉस्पिटल में एडमिट कराना ही पड़ता था, ग्लूकोज चलते थे, बांटे आ जाते थे, 4 पाई से गिर पड़ती थी। पड़ोसी हमें फोन करके बताते थे तेरी माँ वहां पड़ी है, तू बन रहा बिजनेसमैन। और भाई साहब हम भागते थे माँ को उठाने के लिए, फिर हॉस्पिटल लेके जाते थे। हर सर्दियों से हम डरते थे कि अब की माँ बचेगी कि नहीं बचेगी। सर ने बोला सुन एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं, अपनी मम्मी को खिला, आयुर्वेद है और विश्वास करना तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी। शुरुआत, कंपनी की शुरुआत का पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक का सबसे पहला रिजल्ट मेरी मम्मी पे आया था, मेरी मम्मी पे। मैंने वो प्रोडक्ट खिलाया अपनी मम्मी को, 1 महीना खिलाया। सर ने बोला आराम आया? मैंने कहा सर अभी दिख नहीं रहा। बोला खिलाता जा, कोई टेंशन नहीं है। दूसरे महीने खिलाया, बोला आराम आया? मैंने कहा हाँ सर 10-20% दिख तो रहा है। बोला खिलाता जा। मैंने 6 महीने लगातार खिलाया, 80% ठीक हो गई, 80%। और फिर खिलाता ही रहा। 1 साल बाद मेरी शादी थी। शादी में मेरी बहन और मेरी भाभियां डांस कर रही थी, खुशियां मना रही थी। मेरी मम्मी भी मैदान में उतर गई। और भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बहन मेरी भाभी 2 घंटे, आधा घंटा भी नहीं डांस कर पाई, और मेरी मम्मी पूरे दिन डांस करती रही। और मैं देखता रहा और कहा यह आयुर्वेद की ताकत है, यह आयुर्वेद की ताकत है। और जो विश्वास की शक्ति फिर पैदा हुई ना भाई साहब आयुर्वेद के प्रति, फिर घर घर जाकर आयुर्वेद खिलाया। पहले तो 7 ही प्रोडक्ट थे, अब 200 हैं। मैंने 7 प्रोडक्ट से ही सबसे पहले कंपनी में पहली कैपिंग, सबसे पहले कैपिंग 1.5 लाख रुपए सप्ताह की सबसे पहले कैपिंग ली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज आप बोलते हो सर 200 प्रोडक्ट होने के बावजूद भी सर कैपिंग कैसे लगेगी? अरे जाओ घर घर में 200 प्रोडक्ट हैं, फीचर बताने वाला चाहिए। घर का हर आदमी खरीदेगा, हर आदमी खरीदेगा।
बताने वाला चाहिए, बेचने वाला चाहिए। बिकेगा, बिकेगा और बिकेगा। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को भी प्रोडक्ट बेचा है। हाँ, ज्यादा गरीबों को मैं प्रोडक्ट नहीं बेचता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा है, बनती नहीं उसे बात मेरी। मैं दान कर देता हूँ, उनकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट बेचूंगा सही क्लास में, जो ले सकता है। यस और नो? आप एक डेंटोडॉग बेच के आते हो एक दिन में, शर्म नहीं आती क्या? अरे ये देश है, हमारे देश को आयुर्वेद की जरूरत है। हमारा देश बीमार होने जा रहा है, डरो। कैंसर होते जा रहे हैं, कैंसर। डरो भाई, डरो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और इन भयंकर बीमारियों से कोई निजात दिला सकता है तो हमारा एसएलपीएस का आयुर्वेद दिला सकता है। सही है? और जो पापा चप्पल लेके पड़े थे ना, चप्पल लेके, 2011 में मैं मारुति स्विफ्ट डिजायर अचीवर था। 2016 में मैंने एक्सयूवी गाड़ी ली 700, 18 लाख की। पापा को डिजायर में तो बैठा दिया था, फिर एक्सयूवी में बैठाया। आगे बैठते ही पता ना चप्पल कौन सी थी, वो वही थी या दूसरी थी, लेकिन जैसे ही बैठे आगे तो पैर ऐसे कर रखा था, ऐसे आगे। मैंने पापा पैर नीचे कर लो। बोला बेटा नीचे तो कर लूं, पर एमएलए की सी फीलिंग आ रही है बैठे। समझ रहे हो मेरी बात? और सुनो, उसके बाद 2019 में एक दिन क्या हुआ, मैं एक्सयूवी में अपनी घरवाली को बैठा के दिल्ली में घूम रहा था, तो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, साइड में एक ऑडी रुकी, तो मेरी घरवाली ऑडी को देख रही है ऐसे ऐसे। 2 मिनट की लाइट थी। मैंने कहा तुझे ऑडी तूने देखी नहीं क्या कभी? बोली ऑडी तो देखी, ये देख रही हूं कि चला कौन रहा है। भाई साहब दिल में आग लग गई और ठान लिया कि अब तेरे को ऑडी में ही बैठाऊंगा, अब तेरे को ऑडी में ही बैठाऊंगा। और मेरे दोस्त 2019 में ऑडी में बैठाई और कह दिया तू ही चला इसको, अब तेरी ऑडी है। आज वो दिल्ली में रहती है, मैं बिजनेस में बाहर रहता हूं, पूरे दिन ऑडी में घूमती है। कुछ मेरे दोस्त बताते हैं तो तेरी बीबी मॉल में घूम रही है। मैंने कहा भाई मेरी बीबी घूमेगी। समझ रहे हो? अभी जो पापा कह रहे थे एमएलए की सी फीलिंग आ रही है, लेजेंडर बुक करा दिया उनके लिए। लेजेंडर बताया नहीं है, गिफ्ट दूंगा इसी महीने, गिफ्ट दे रहा हूं इसी महीने। और जब एयरपोर्ट से कल रात हम संजीव गुरु सर के साथ आ रहे थे, तो हम बैठे डिफेंडर में। मृत्युजा सर की डिफेंडर थी, बड़ी जबरदस्त गाड़ी है। एक बार मैं पहले भी बैठ चुका हूं, अब फिर बैठा। अब पता नहीं क्या खुजली सी आ रही है, कह रही है कि अब तो डिफेंडर ही आनी चाहिए यार। सही है मेरे दोस्त। AWPL के अंदर 10 साल के अंदर, AWPL 1.0 के अंदर मात्र 7 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी। आज 200 प्रोडक्ट बन गए हैं, और 200 प्रोडक्ट के अंदर AWPL कंपनी का 1800 करोड़ का टर्नओवर, और जिसके टर्नओवर के अंदर 500 लोग करोड़पति बने। ये AWPL 0.10 थी। अब आ रही है AWPL 2.0, और 2.0 का मतलब पता है क्या है? टर्नओवर 1800 करोड़ का नहीं, 50,000 करोड़ का। अब जब 1800 करोड़ में 500 करोड़पति बन सकते हैं, जरा सोचो, पेन निकाल के गुना करो, कितने करोड़पति बनेंगे, कितने हजारों बनेंगे, और कितने लाखों बनेंगे। तैयार है? तैयार है? अब जाते जाते आपको एक रसिया सुना देता हूं। नहीं ये कहोगे सर ने कुछ सुनाया नहीं। मैं वृंदावन का रहने वाला हूं। वृंदा मीन्स हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे। हमारा जो गांव है ना, वो यूपी के बिल्कुल नजदीक है। तो हम आधे यूपी में भी आते हैं, हरियाणा में भी आते हैं। जैसे बैंक में क्लर्क कम कैशियर होता है, ऐसे हम हरियाणा कम यूपी है। तो हमारे गांव से लोग वृंदावन जाते थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो एक बंदा बेचारा हमारे गांव का भोला भाला आदमी लड़का ही था,
वृंदावन चला गया बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ बिहारी जी के दर्शन किए, पल्ली तरफ से आया तो कुछ संत रास्ते में बैठे थे और भजन गा रहे थे। भजन कौन सा था, आपको भी अच्छा लगेगा। ओ मेरे नयन अटके बिहारी जी के चरणों में, ओ मेरे नयन अटके बिहारी जी के चरणों में। गा सकते कि नहीं? बिहारी जी बहुत आशीर्वाद देंगे आज इस स्टेज से। बोलो, ओ नयन अटके मेरे बिहारी जी के चरणों में, ओ हमारे तो नयन अटके बिहारी जी के चरणों में। लड़का घंटों तक बैठा रहा और वो भी गाने लग गया। फिर उसको कनेर आई, अरे उठ, घर भी जाना है। उठ के घर चल दिया और रास्ते में इसी भजन को गाता आ रहा था। हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में, हो नयन अटके हमारे बिहारी जी के चरणों में। पीछे से एक बाइक वाला आया, कंधा लग गया, वो फिर गया तो दिमाग भी फिर गया। अब भजन को उल्टा कर गया, भजन को उल्टा कर गया। अब कह रहा, हो नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में, ओ नयन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। अब दो चारों ने सुन लिया, और ये कितना पागल है, ओ ये कितना बदमाश है। बिहारी के नजरों चरण, उसको क्या बोलते हैं, नैनों को अपने चरणों में अटका रहा है। और उसके पीछे लोग लग गए, लठ लेके लगे, मारो साले को, ये तो यार गलत गा रहा है। लेकिन वो ना रोके, कोई आके समझाया क्या गा रहा है। बोला, हाँ, हमारे बिहारी जी के, हमारे नैन बिहारी जी के नैन अटके हम बिहारी जी के चरणों, मतलब हमारे नैन अटके बिहारी जी के चरणों में। दोबारा से ये गाना शुरू कर दिया, ओ हमारे नैन बिहारी जी के नैन अटके हमारे चरणों में। दुनिया भर ने समझा लिया। अब नारद जी पहले टाइम पे, हमारे जैसे यहाँ इंटेलिजेंस AI है ना, आजकल इंटरनेट चल रहा है, ऐसे किसी ने वीडियो भेज दी किसी देवता ने नारद जी पर, देखना महाराज जी क्या कर रहा है। नारद जी ने देखा, ओ ये तो पाप कर रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने भेष बदला, किसी साधुकार बोला, अरे क्या कर रहा है, लेकिन उसकी भी नहीं मानी। बोला, हो नैन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। खूब समझा लिया, नहीं माना। तो विष्णु भगवान के पास गए और बोला, भगवान चलो, एक धूर्त, एक बदमाश लड़का ऐसे गा रहा है। तो विष्णु भगवान आए भेष बदल कर और आकर बोला कि यार समझ जा भाई, ऐसा मत गा। बोला, हो नैन अटके बिहारी जी के हमारे चरणों में। खूब समझा लिया, नहीं माना। तो विष्णु भगवान नारद जी से बोले, भाई अब तो दर्शन देने पड़ेंगे, ये मान नहीं रहा। बोला, सर आप क्या कर रहे हो, एक तो ये मान नहीं रहा, ऊपर से फिर आप इसको दर्शन भी दे रहे हो, इसका उद्धार कर रहे हो। तो विष्णु भगवान ने बोला, नारद ये गा भले ही उल्टा रहा है, लेकिन इसका भाव सच्चा है। मेरे भाई, प्लान आए ना है, प्रोडक्ट बेचना आए ना आए, वो हमारी गारंटी है सिखाने की। बस भाव सच्चा रखना है AWPL के प्रति। भाव सच्चा है तो सब ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, सब डायमंड बनेंगे। तैयार है? अरे तैयार है AWPL में डायमंड बनने के लिए? अब तो डायमंड बन जाओ। तो सर ने पेंशन भी बांध दी तुम्हारी, सर ने पेंशन भी बांध दी अब तो तुम्हारी। अब तो डायमंड बन जाओ। और कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं, सर मैं डायमंड कब तक बना रह सकता हूं पेंशन लेने के लिए। अरे भैया आगे भी बनना है, करोड़पति भी बनना है। तो तैयार है फिर? तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। और इस बार हमें शिमला महाराष्ट्र से सर आए हैं, तो सर की रेस्पेक्ट आप अगर करते हो ना दिल से, तो महाराष्ट्र से अब की बार सबसे ज्यादा शिमला अचीवर होने चाहिए। तैयार है? शिमला के लिए तैयार है? थैंक यू सो मच।